आज हम बात करेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या होती है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि अभी पूरे जब तक कि आपका 10 का पेपर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक केवल हम इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ऐसा कुछ ना हो जो छूटे आपका। हम बात करेंगे ध्वनि क्या होती है। आप अपने आसपास किसी भी चीज़ को टच करते हैं, चोट करते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, तार वगैरह है कंपन करवाते हैं, वहाँ पे क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन की आवाज़ को सुन के बता देते हैं कि कौन आ रहा है। आप यहाँ तक कि आवाज़ को पहचान जाते हो, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि वो आवाज़ आती कहाँ से है, या फिर ध्वनि उत्पन्न होती ही क्यों है? कैसे उत्पन्न होती है ध्वनि? आसान लहजे में समझें, जब किसी वस्तु को पीटा जाए, या और आसान समझना है तो किसी वस्तु में जब तक कंपन उत्पन्न नहीं होगा उस वस्तु में ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। आप बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ गले पे टच करिए, देखिए झंझनाहट की है ना, आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पे कुछ कंपन कर रहा है। यहीं पे पाया जाता है मानव का ध्वनि यंत्र, जिसे बोला जाता है टेटुआ। नहीं कहते मूवी वगैरह में तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे मर जाओगे, तो ये क्या है? ध्वनि यंत्र है। जब हम अंदर से जब हम बोलते हैं तो जब हवा आती है, वरना ध्वनि यंत्र निकाल देंगे तो खाली हवा आएगी, सांस की हवा आएगी, सामने वाला कुछ नहीं समझेगा। वो ध्वनि यंत्र क्या काम करता है कि शरीर के अंदर से जो हवा आती है यहाँ आके वो कंपित होती है, टकराती है, किस में परिवर्तित हो जाती है? ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। तो कोई पूछेगा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो किसी वस्तु को या किसी वस्तु में जब कंपन उत्पन्न होगा तभी ध्वनि संभव है। यानी कि ध्वनि ही कंपन है और कंपन ही ध्वनि है। अगर ध्वनि उत्पन्न करना है तो आपको कंपन करवाना ही होगा, और कंपन नहीं होगा और कंपन करवाना है तो ध्वनि उत्पन्न होगी ही होगी। समझ रहे हैं? तो ध्वनि और कंपन, यानी कि कंपन तभी होगा जब ध्वनि उत्पन्न होगी, और ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब कंपन होगा। मतलब किसी वस्तु से अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, चिड़ियों का चहचहाना क्या है? उससे भी तो आवाज़ें ही निकलती हैं। ट्रेन की पटरियों से जो आवाज़ आती है वो क्यों आती है? क्योंकि उस पर क्या उत्पन्न होता है? कंपन उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं ना? आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है वहाँ पे कंपन जरूर होगा। तो ध्वनि किसे कहते हैं? तो कंपन के फलस्वरूप जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ हमें सुनाई देता है, वो क्या है? ध्वनि है। अगर कंपन नहीं हुआ तो ध्वनि नहीं होगी। अगला पॉइंट, ध्वनि के स्रोत। ध्वनि किससे किससे उत्पन्न हो सकती है? तो जिन वस्तुओं में कंपन संभव हो। पानी में भी हम ध्वनि निकाल सकते हैं। पानी को हम पीटेंगे तो पानी की थपथपाहट की आवाज़ हमारे कानों में आएगी, क्योंकि पानी में जब हम पीटेंगे तो लहरें बनेंगी, और लहरें बनेंगी तो कंपन बनेगा। कंपन बनी तो आवाज़ तुरंत बनने वाली है। समझ रहे हैं? स्रोत का मतलब ध्वनि के स्रोत तो वे पदार्थ, वे वस्तुएं जिनसे आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें हम ध्वनि के स्रोत कहते हैं। चाहे हम वायलिन की बात करें, चाहे हम बांसुरी की बात करें, हम ढोल की बात करें, हम ढोलक की बात करें, हम तबला की बात करें, हम गिटार की बात करें, हम सितार की बात करें, हम हारमोनियम की बात करें, ये सभी क्या उत्पन्न करते हैं? ये सभी के सभी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ में ध्वनि रगड़ के उत्पन्न की जाती है, कुछ में फूंक मार के, कुछ को पीट के, समझ रहे हैं, कुछ को घिस के, अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लेकिन ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब कंपन उत्पन्न होगा। बिना कंपन के ध्वनि कतई उत्पन्न नहीं होने वाली। पॉइंट समझ में आ गया? अगला पॉइंट है ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जा सकती है? तो दो तरीके से जा सकती है, उसको हम पढ़ेंगे। ध्वनि के संचरण के लिए, क्या ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है? बिल्कुल है। कैसे है वो हम पढ़ेंगे। ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल कितनी होती है? 340 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि एक सेकंड में कितना चलती है? 340 मीटर चलती है। यानी कि ध्वनि की चाल कितनी होती है? 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में
बरसात के मौसम में आपको बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और ध्वनि की या बादल की गड़गड़ाहट आपको बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि के चाल से कहीं ज़्यादा अधिक होती है। जब दो आकाशीय पिंड आपस में टकराते हैं, मैं आपको जब बारिश का बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी हम केवल कोर्स ख़त्म कर रहे हैं। हम जैसे ही कोर्स ख़त्म होगा आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। तो बारिश क्यों होती है बेसिकली समझेंगे। जैसे जैसे वायुमंडल से जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल होते हैं ऊपर जाके क्या बन जाते हैं, पिंड बन जाते हैं ना, बड़े बड़े बर्फ के चट्टान बन जाते हैं। ये आपस में जब टकराते हैं तो वर्षा होती है ना। ये पिघल जब आपस में टकराते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है। दो चीज़ों को रगड़ने पे क्या उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। यही उष्मा जब उत्पन्न होती है तो वो बर्फ पिघल जाते हैं। अब कहते हैं ना बादल फट गया, तो बादल कैसे फट गया भाई, बर्फ का बहुत सारा गोला टूट के आया और जैसे ही वो टेम्परेचर में आया और पूरा पिघल गया, अचानक से बहुत ज़्यादा पानी गिर गया, वहाँ गड्ढे हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो जब दो आकाशीय पिंड यानी कि बर्फ के बड़े बड़े चट्टान आपस में टकराते हैं तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और जब वो टकराते हैं तो चिंगारी जो निकलती है वो बिजली के रूप में होती है। समझ रहे? बिजली जहाँ गिरती है वहाँ से 100 मीटर के रेडियस में लोगों को सुलगा देगी वो, मतलब खड़े खड़े कोयला बन जाएंगे। समझ रहे हैं? इतनी उसमें इतना ज़्यादा वोल्ट होता है। ठीक है, फिलहाल बात हमारी वो नहीं, हमें क्या समझना है कि ध्वनि की चाल क्या होती है, तो 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी वजह से जब वो पिंड टकराते हैं तो आवाज़ बाद में आती, बिजली चमक जाती है, उसके बाद फिर हमें आवाज़ आती। इसी वजह से हम डर जाते हैं। दोनों एक साथ होता तो हम नहीं डरते। बिजली देख के हम देखते चमक रहे, फिर हम रिलैक्स हो जाते। बिजली की चमक देखने लगते तब तक आवाज़ आती घर 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 बदर, एकदम मत पूछो। खटिया पार्टी पकड़ के एकदम बैठ जाएंगे, चादर वादर ओढ़ के सो जाएंगे। भैया अगर बिजली गिरनी होगी छेदहर के आ जाएगा, वो छता होता तुम्हारा तहत नाश करके वो आ जाएगा, उसमें इतना बोल्ट होता है। समझ रहे हैं? तो हम घर में भी सुरक्षित नहीं। बिजली वगैरह अगर कभी भी मारे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ियत है, पेड़ वगैरह के नीचे कतई ना रहें। अगर कभी भी बरसात का सीजन है तो पेड़ के नीचे ना रहें। सबसे आसान तरीके है, अपना कान बंद कीजिए, दोनों कानों को बंद कीजिए और क्या करिए, ऐसे मोड़ के और ज़मीन पे लेट जाइए। कभी भी आपको बिजली नहीं मारेगी। और नसीबें खराब हो तो ऊपर गिर जाए वो अलग बात है। समझ रहे हैं? बिजली जब गिरती है तो वो सबसे पहले उसके संपर्क में जो कोई, क्योंकि उस पर धन आयन होता है, वो ऋण आयन ढूंढता है। जो कोई भी उसके संपर्क में आएगा बस उसको लिया वो वापस चली जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब मैं आपको बिजली पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, आकाशीय बिजली जब पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो वो जब आती है तो जो भी उसके संपर्क में, भाई पेड़ है उसके संपर्क में आए तो तुम तो उसके नीचे में ना खड़े हो। अगर आप उसके नीचे खड़े रहेंगे तो सबसे पहले कौन इफेक्टेड होगा? आप। 10 मीटर आप तो उसके बहुत करेंगे, 10 मीटर के रेंज में रहेंगे, वो 100 मीटर तक कवर करती है। यहीं खड़े खड़े बाबू मेरा गया था भाई चराने, वो भैंसिया चराते रह गया, बाबू वही कोयला हो गया, झींगा बन गया। समझ रहे हैं ना? बुझा जाएंगे हम। ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं। तो चाल के कारक, ध्वनि की चाल को कौन कौन प्रभावित करता है? तो कौन कौन करता है? ताप। अगर ताप जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा, एक पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है ना? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है? ऑप्शन समझो, वायु देगा, और अगर कभी भी लोहा आ गए तो बिना कहे लोहे पे मार के आना। समझ रहे? रेल की पटरियों में आप यहाँ कंकड़ को ठोकते हैं, दूर तक आवाज़ जाती है टन ना। तो सबसे ज़्यादा ठोस में ध्वनि की चाल होती है। कभी ये मत कहना कि वायु में। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड। ठोस में देखो, आप एक ही साथ करो, एक बंदे को यहाँ अपने रेलवे क्रॉसिंग पे खड़ा करो, दूसरे वाले को कहीं और खड़ा करो, यहाँ से ठोको, उसे पूछो आवाज़ पहुँची, फ़ोन चालू रखो, जैसे ही उसे पहुँचो पूछो पहुँची, और यहाँ से चिल्लाओ, देखो कौन सी आवाज़ पहुँच के जाती है। पहले ये वाली पहुँच के जाएगी, ठोस वाली, क्योंकि ठोस में ध्वनि की चाल क्या होती है? ज़्यादा होती है। पॉइंट समझ में आ गया? आगे बात करेंगे चाल के कारक। चाल को कौन कौन प्रभावित करता है? तो माध्यम प्रभावित करता है। जैसे अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग हो जाती है। हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे अगर बात करना चाहूँ तो नॉर्मली कितना स्पीड बोल सकता हूँ? 50 डेसिबल। बात करने के लिए 50 से लेके 60 डेसिबल तक हम बात कर सकते हैं। इससे ज़्यादा चिल्लाएंगे तो तुम को का कनवा उड़ाओगे, है ना? आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चाल को कौन कौन प्रभावित करता है? ध्वनि की चाल को कौन कौन प्रभावित करता है? तो ताप करता है और माध्यम करता है। ताप का मतलब अगर टेम्परेचर, वायुमंडल का तापमान जितना ज़्यादा होगा आवाज़ हमें उतनी ही सही तरीके से सुनाई देगी, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी।
समझ रहे? अगर ठंडी में देखते हैं ना कितना चिल्लाना पड़ता है, गर्मी में देखते हैं कितना चिल्लाना पड़ता है। गर्मी में आराम से लगता है कि कौन हरदम बुला ही रहा है ना, आपको हमेशा लगता है कोई बुला रहा है, क्योंकि बार बार कोई ना कोई बुलाता है, क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता कम हो गई है, एक एक कण में वो आवाज़ टकराती है और दूर तक जाती है। समझ रहे हैं? ताप ज़्यादा होगा तो जो ध्वनि होगी वो क्या होगी, उसकी चाल ज़्यादा होगी। ताप कम होगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी, कम होगी। माध्यम पे भी डिपेंड करता है, जैसे माध्यम क्या होता है जिससे होकर ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। वायु है माध्यम, ठीक है, जल भी माध्यम हो सकता है, कांच भी हो सकता है, कई माध्यम। भाई अगर कांच में यहाँ सामने शीशा लगा के आर पार से बात करेंगे तो आवाज़ आएगी, जाएगी, है ना, आएगी, कुछ आएगी, कुछ लोग लिप रीडिंग करेंगे, होठ पढ़ के बताएंगे कि भैया क्या कह रहा है। समझ रहे हैं? आगे दूसरा है, पानी में आप बोलेंगे तो खाली बुलबुला निकलेगा। सामने ही बगल में दोनों लोग डूबे हैं, यही ये बोल रहा, क्योंकि उस माध्यम है ना भाई, वो माध्यम है तो उसकी चाल क्या होगी, अलग अलग होगी। वायु की बात करें, अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये माध्यम कौन सा है, वायु माध्यम है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो ध्वनि को कौन कौन प्रभावित करता है, ताप और माध्यम दोनों प्रभावित करते हैं। आगे बात करते हैं कंपन और ध्वनि तरंगे के बारे में। क्या होता है कंपन, क्या होता है ध्वनि तरंग? ठीक है बेटा, बात हम कर रहे थे कंपन या ध्वनि तरंगे, कंपन या ध्वनि तरंगे, जिसे दूसरी भाषा में हम दोलन गति कहते हैं। दोलन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ लड़के भूल जाते हैं, ठीक है, भूलना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। आप बचपन में एक कंकड़ लेते थे, एक धागे में बांध के क्या करते थे, नचाते थे। याद आ रहा है बचपन आपका? क्या करते थे, नचाते थे, ऐसे घुमाते थे, याद आ रहा है? फिर या वो करते थे कोई किसी बॉटल वगैरह का वो हम कैप छेद करके यूं वाला, ये वाला नचाते थे कि नहीं नचाते थे? बस सेम प्रोसेस समझना। होता क्या है, कंपन किसे कहते हैं, ध्वनि तरंग किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का, यहाँ देखो किसी चीज में बांध दिया, झलुआ मान लो, झूला वाला मामला कर ले, झूला लग गया तो झूला क्या करते हैं, एक मिला इधर से पेंग मारता है, एक मिला इधर से मारता है, तो जब इधर वाला मारता है तो झूला यहाँ जाता है, और इधर वाला मारता है तो झूला यहाँ जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? पॉइंट समझना बेटा। कंपन किसे कहते हैं, ध्वनि तरंगे किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का अपने मध्य बिंदु से, किसी वस्तु का अपने, भाई झूला यहाँ रुका होगा ना आके, यहीं कहीं ना कहीं तो झूला आके रुकबे करेगा, तो जब भी वो रुकेगा वो 90 डिग्री पे रुकेगा। अब तुम्हारा बांस टेढ़ा वाला होगा तो टेढ़े जाके यहाँ रोकेगा, वो अलग बात है। पुष्पा वाला है ना, झुकेगा नहीं मैं, वो अलग बात है। समझ रहे हैं? यहाँ वाला अगर आपका बांस तिरछा होगा तो वो तिरछा रुकेगा, अन्यथा वो 90 डिग्री पे रुकेगा। अभी देखो, तो किसी वस्तु के मध्य बिंदु से, किसी वस्तु के मध्य बिंदु से क्या करना, उस वस्तु का इधर उधर जाना क्या कहलाता है, दोलन गति कहलाता है। किसी दोलन का अपने मध्य बिंदु से इधर उधर जाना क्या कहलाता है, दोलन गति या कंपन कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप कभी ना कभी तो जो डोरा बांध के, रस्सी बांध के ऐसे नचाते थे, तो कहीं ना कहीं तो वो आके रुका होगा। मान लेते यहाँ रुका, तो फिर आपने यहाँ से नचाना शुरू किया, तो यहाँ से गया, इधर गया, फिर इधर से फिर इधर गया। अगर आप इधर भी नचाते हैं तो इधर से इधर गया, है ना। तो कोई किसी वस्तु का अपने मध्य बिंदु से इधर उधर जाना क्या कहलाता है, दोलन गति, तरंग या कंपन कहलाता है। अगला टॉपिक हम समझेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। ध्वनि की विशेषता क्या होती है? तो ध्वनि में कई चीज़ें होती हैं। एक होता है आयाम, एक होता है आवर्तकाल, एक होती है आवृत्ति, जो कि ध्वनि में आपको समझना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, बात करेंगे आयाम की। यहाँ देखिए, एक मैंने आपके आसानी के लिए चित्र बनाया है। आयाम क्या होता है? मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसका मध्य बिंदु ये है, ठीक है। कोई दोलन है, कोई पिंड है जिसका मध्य बिंदु ये है, तो मध्य बिंदु से ये जितना दूरी तक जा सके, मध्य बिंदु से ये जितना दूरी तक जा सके, यही वाला पॉइंट है। ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, तो ये मध्य बिंदु हुआ ना। तो कोई दोलन है, अपने मध्य बिंदु से जितना दूरी तक जाता है उसे हम बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। आप किसी पेड़ को या किसी, भाई सरसों का सीजन चल रहा है, कटाई चल रही है, तो कितना हाथ में ले सकते हैं? जितना ले सकते हैं वही आपका आयाम है।
समझ रहे हैं बात को मेरे? तो कोई दोलन अपने मध्य बिंदु से अधिकतम जितना दूर जाता है वही उसका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। आगे बात करेंगे आवर्तकाल की, तो इस दोलन का यहाँ से मध्य बिंदु से इसके अधिकतम दूरी तक आने में जितना समय लगता है, समझ रहे हैं? दोलन का, इस दोलन का यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय यानी स्मॉल टी लगेगा उसे हम बोलेंगे क्या बेटा? बोलेंगे आवर्तकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्तकाल किसी दोलन का मध्य बिंदु से, समझ रहे हैं, मध्य बिंदु से अधिकतम जितनी दूरी तक वो जा सके, ठीक है, जितनी दूरी तक वो जाए और उसे जाने में जितना समय लगेगा, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना समय लगेगा वही क्या कहलाएगा? आवर्तकाल, आने का समय। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अरे भाई, किसी दोलन का अपने मध्य बिंदु से अधिकतम आयाम तक जाने में जितना समय लगेगा वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा बेटा आवर्तकाल। अब देखो अगला पॉइंट, आवृत्ति क्या होती है? ठीक है, आवृत्ति का मतलब क्या है भाई? आप ये क्या कर रहे हैं, आप रस्सी ऐसे घुमा रहे, ठीक है। अब बार बार इस रस्सी को घुमा रहे हैं तो 1 सेकंड में वो कितना चक्कर लगा रही है? काउंट करिए। कोई अगर आवृत्ति किसे कहते हैं तो दोलन प्रति सेकंड में जितना चक्कर लगाता है, कोई दोलन 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं? हम आवृत्ति बोलते हैं। अरे भाई, मान लेते हैं 1 सेकंड में ये 5 बार यहाँ आया गया, यहाँ गया, तो कितना बार आया गया वही उसका क्या है? आवृत्ति है। प्रति सेकंड में आयामों की दूरी को, या फिर हम बोलेंगे प्रति सेकंड में दोलन की संख्या, कोई दोलन हर सेकंड में कितनी बार इधर उधर हो रहा है उसकी संख्या को हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? आयाम का मतलब क्या होता है? तो मध्य बिंदु से, दोलन की मध्य बिंदु से जब इधर उधर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? अधिकतम दूरी, जितना दूरी तक अधिकतम वो जा सके वही उसका आयाम कहलाएगा। और उसे मध्य बिंदु से आयाम तक आने में, अधिकतम आयाम तक आने में जितना समय लगेगा वही उसका आवर्तकाल कहलाएगा। आवृत्ति 1 सेकंड में वो जितना दूरी तय करेगा या जितनी बार दोलन इधर उधर होगा उसकी संख्या को हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? आगे समझते हैं आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है। क्या संबंध है आवृत्ति और आवर्तकाल में? तो एकदम आसान, आवर्तकाल बराबर 1 मतलब आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ठीक है, फार्मूला थोड़ा सा याद करेंगे कि आवर्तकाल बराबर 1 आवृत्ति। ठीक है, यानी कि जो आवर्तकाल होता है वो आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया? आगे समझते हैं तरंग दैर्ध्य क्या होती है। ठीक है, क्या होती है तरंग दैर्ध्य? कैसे हम पहचानेंगे कि ये तरंग दैर्ध्य है? ठीक है, चलिए पहले कुछ पॉइंट यहां समझ जाते हैं। ये मान लेते हैं यहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ये देखिए, ये पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इसे, इस नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं बेटा गर्त। गर्त का मतलब गांव में नहीं कहते बेटा तुम गर्त में जाओगे, नरक में जाओगे, कहते हैं ना गर्त का मतलब गहराई। तो ध्वनि कब जब आप बोलेंगे तो कभी ज़्यादा होगी, कभी कम, कम ज़्यादा कम, है ना। तो ये वाली दूरी, यही देखिए, यही आयाम है। आयाम का मतलब क्या है? अधिकतम कितनी दूरी, जितनी अधिकतम दूरी है वही इसका क्या है? आयाम है। समझ में आ रही है? बहुत तेज आप अगर बोलेंगे तो जितना अधिकतम हो जाएगा, जितना दूर तक अधिकतम जाएगा वही उसका क्या है? आयाम है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे भैया, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक चम्मच वगैरह बांध लो, लटका लो, उसके सामने जोर से बोलो, देखो चम्मच हिल जाएगा। नोटिस करके देखो। ठीक है, प्रैक्टिकल करिए, हम साइंस वाले हैं। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे मान लेते हैं समानांतर। ठीक है, इसे समानांतर मान लेते हैं। ये नीचे वाला भाग बेटा कहलाता है गर्त,
और ऊपर वाला अधिकतम आयाम क्या कहलाता है? न्यूनतम आयाम जो होता है वो गर्त, और अधिकतम आयाम जो होता है वो क्या कहलाता है? श्रृंग। क्या कहलाता है? ये ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है श्रृंग, और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है गर्त। समझ गए? अब देखो, तो जब आप बोलेंगे कभी आवाज ज्यादा होगी कभी आवाज कम, तो जो अधिकतम होगी वो श्रृंग और जो कम होगी वो गर्त, लेकिन कोई आवाज की कोई दूरी तो होगी। समझ रहे हैं ना? तो इस गर्त और श्रृंग की ये इसकी कोई लंबाई तो होगी ना, ये जो ध्वनि जा रही है, तो इसकी लंबाई को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। हम कहेंगे कि आपके कानों में, ठीक है, या फिर यूं कहें कि तरंग की ऊंचाई, अगर भाई तरंग की कोई ऊंचाई होगी, मान लेते हैं ये आवाज़ जा रही है, आवाज़ जा रही है, इसकी कोई ऊंचाई है ना, तो कोई नीचे यानी निचाई है, तो कुछ ना कुछ तो क्या होगी? लंबाई। तो तरंग की लंबाई को, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को, ये बीच वाली लाइन का नहीं, ये वाली जो जा रही है लाइन, इस लाइन की हम बात कर रहे हैं, इसे हम तरंग बोल रहे हैं। इसकी लंबाई को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे ध्वनि के गुण के बारे में। ध्वनि का गुण क्या होता है? ध्वनियाँ वैसे दो तरीके की होती हैं, न कोयल किसी को कुछ देती है, न कौवा किसी का कुछ लेके जाता है। ना कोयल किसी को कुछ देती है, न कौवा किसी को कुछ दे के जाता है। फिर भी आप देखो कि कोयल को हम बुलाते हैं, कोयल की आवाज़ हमें प्यारी लगती है, लेकिन कौवा की आवाज़ हमें प्यारी नहीं लगती, क्योंकि आवाज़ें दो तरीके की होती हैं। एक होती है कर्णप्रिय, जो कानों को अच्छी लगती है वो आवाज़ें, जैसे मम्मी की आवाज़ और पापा की आवाज़ देख लो, एक कर्णप्रिय है ना, और एक कर्कश वाली है, पापा ना बुलाएं, पापा ना बुलाएं, पापा ना बुलाएं। होता कि नहीं होता? हालांकि अगर आप गलत हैं तो पहले वो भी आवाज़ आपको क्या लगेगी, है ना, कर्कश वाली लगेगी। पहले समझो, वो आवाज़ जो कानों को प्रिय लगती है, तो कोयल की आवाज़ कैसी होगी? कर्णप्रिय। जब किस डीजे उजे की आवाज़ होती है ना, डीजे वगैरह की आवाज़, वो क्या होती है? कर्कश की कैटेगरी में आती है। आप जबरदस्ती आपका फेवरेट डीजे है वो अलग बात है, समझ रहे हैं? बजता कर 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 डीजे धक 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 बजता है, तो वो कुछ लोगों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो मर सकते हैं, तो उनके लिए वो कर्कश है। समझ रहे हैं? हमारी नॉर्मल बातचीत की भाषा जो है वो 50 डेसिबल है। अब 200-300 डेसिबल का बल का हम आवाज़ सुनेंगे, कान में ईयरफोन पूरा लगा के पूरा फुल करके डीजे मज़ा ले रहे हैं, तो कान को भी तो मज़ा दे रहे हैं। फिर बाद में बहरे हो जाएंगे, कोई कहेगा यहाँ क्षेत्र में क्या हाल है, तो कहेंगे खेत का क्या हाल है। समझ रहे हैं? सुनाई नहीं देगा। कैसे सुनाई देगा भाई? ज़बरदस्ती पहले तो इसको आपने ज़्यादा सुनने की आदत डाली है ना, आपका पर्दा डैमेज हो चुका है, आपके जो कान के पर्दे हैं, जो कान का पर्दा है वो डैमेज हो चुका है। समझ रहे हैं? तो भाई कैसे सुनेंगे? तो थोड़ा कम सुनने की आदत बचपने से डालो। ठीक है, आवाज़ें दो तरीके की, एक कर्णप्रिय, एक कर्कश। वह आवाज़ जो कान को प्रिय लगती है, जो अच्छी होती है, धीरे धीरे बोलना। अगर आप किसी से आराम से बात करते तो कहेगा बड़ा अच्छा से बतियाता है। आप नॉर्मल बात भी किसी को बोलते हैं, पढ़ोगे नहीं, उसको लगेगा बहुत फालतू बोल रहा है। नॉर्मली किसी को पढ़ेंगे नहीं, मार खाओगे, आप आराम से बोले मार खाएंगे, उसे लगेगा ये क्या कह रहा है, कुछ बता रहा है कि नहीं? क्योंकि वो आवाज़ जो उसकी स्पीड है, जो उसकी, है ना, या यूँ कहे कितना तेज आप बोल रहे हैं, ज़्यादा तेज बोलेंगे, आयाम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको कान को वो प्रिय नहीं लगने वाली। जितना कम करेंगे, अभी नहीं कि एकदम साइलेंट में बतियाओ, अरे गूंगा बन जाओगे। इतना भी कम नहीं, 50 डेसिबल आप नॉर्मल बात कर सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में ये 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा कि आम बोलचाल की भाषा में हम कितना डेसिबल, है ना, बोलते हैं, कितना डेसिबल ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं? तो 50 डेसिबल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि के गुण। आगे बात करेंगे तारत्व के बारे में। क्या होता है तारत्व? ठीक है, जब कभी आप म्यूजिक वगैरह सीखने जाएंगे तो आपको बताया जाएगा, पहले आपको यही कुछ वर्ड सिखाए जाएंगे, है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसका मतलब क्या होता है कि पहली ध्वनि अगर उच्च होगी, गाना वगैरह देखते हो, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, पॉइंट समझना, आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, तो आता नहीं, भाता नहीं, आता नहीं, भाता नहीं। इसमें क्या होगा कि एक आवाज़ अगर उच्च होगी तो दूसरी क्या होगी? निम्न होगी। आपने पीरियाडिक टेबल अगर पढ़ा होगा तो नोटिस किया होगा कि जो पहला तत्व होगा
वो आठवें तत्व के जैसे, मतलब इसका जो गुण होगा वो कुछ हद तक इसके है ना आठवें तत्व के गुण से मिलेगा। पीरियोडिक टेबल में भी आपको ये समझाया गया होगा। ठीक है, तो तारत्व का मतलब क्या होता है कि अगर पहली ध्वनि, अगर आपकी ध्वनि पहली उच्च है, पहला वर्ड आपका उच्च निकला, तो लास्ट वाला जो वर्ड होगा वो आपका निम्न निकलेगा या निम्न होगा। अगर पहला वाला निम्न होगा तो लास्ट वाला क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, मतलब ये कुछ पॉइंट थे आपके ध्वनि के बारे में जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, जिसको मैंने आपको समझा दिया। कुछ पॉइंट और बचे हैं, वरना वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम समझेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।